Nurturing excellence. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अबेकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा था साइंस के कुछ बेसिक टॉपिक्स, जो उस पहली क्लास अपने पढ़ी थी साइंस की। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की सेकंड क्लास, सेल एंड न्यूक्लियस। तो सेल एंड न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे आज उस जो कल पढ़ाया था अपन ने उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता आप लोग वैसे तो पढ़ोगे नहीं, और मेरा मानना है कि आपको सभी टॉपिक्स फिंगर ट्रिप पे याद करा दूं। एक एक टॉपिक आपको फिंगर ट्रिप पे याद होना है, तो हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलो ठीक है, तब शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं रिवीजन। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे रिवीजन में अपन ने कल क्या पढ़ा था, क्या नहीं, सेल के बारे में क्या पढ़ा था, किसने डिस्कवर किया था, किसने बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर दिया था। तो देखिए, कार्लस लीनियस था, उसने सबसे पहले बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया। किसने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। ठीक है, और ह्यूमन का क्या नाम है? ह्यूमन का नोमेनक्लेचर नाम क्या है? होमो सेपियस। क्या नाम है? होमो सेपियस। ठीक है बच्चों। तो व्हाइटेकर कौन था? व्हाइटेकर कौन था? 1969 में व्हाइटेकर ने क्लासिफाइड किया था किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसमें? 5 किंगडम्स में। किसमें किया था? 5 किंगडम्स में। 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कौन कौन से थे 5 किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। अब सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अगर इसके अलावा अपन बोल सकते हैं यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या अपनी यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है? आपने कल पढ़ा सेल की स्टडी, साइटोलॉजी। मतलब किसी भी वर्ड के आखिर में लॉजी लग जाता है, लॉजी लग जाता है मतलब उसकी स्टडी करना। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। अब सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस डिस्कवर किया, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बताती है अपन को? अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में अपन को यहाँ पे क्या बताना है? डिफरेंस। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या बताना है अपन को? डिफरेंस। अब देखिए, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल ऐसी होती है, एनिमल सेल ऐसी है। अब प्लांट सेल और में प्लांट सेल कैसी होती है? प्लांट सेल में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, अब हम इनके बारे में अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लांट सेल कैसी होती है? स्क्वायर और रेक्टेंगल इन शेप, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में होती है प्लांट सेल। ठीक है, जबकि एनिमल सेल कैसी होती है? राउंड शेप में। अब देखिए अपन पिछली स्लाइड में, एनिमल सेल है वो क्या है? गोल है। ठीक है, क्या है? गोल है। जबकि प्लांट सेल क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ये राउंड है। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे क्या दिख रहा है? जबकि अब यहाँ देखिए एनिमल सेल में क्या पाए जाते हैं? सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? रोइन, मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना, तो अपन ये सीलिया के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका और डिफरेंस देखते हैं अपन, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। यहाँ देखिए, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। क्या होता है? सेल होती है, उसके वन साइड में होता है। जबकि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है? सेंटर में होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में होता है। तो देखिए यहाँ मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको कि न्यूक्लियस कहाँ होता है। अब देखिए, एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में है। जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में है। जबकि प्लांट सेल में क्या है? साइड में है, मतलब साइड में होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? साइड में। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? सेंटर में होता है। ठीक है, जो अपन न्यूक्लियस में जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में जेनेटिक्स वगैरह, इसकी जो जेनेटिक्स होती है वो भी पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए प्लास्टिड क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड इसमें ही प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। और ये देखिए प्लांट सेल में क्या होते हैं? सीलिया एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सीलिया नहीं थे। जबकि एनिमल सेल होती है, उसमें सीलिया प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया क्या होते हैं? सीलिया होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
जो सेल को क्या करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट, सेल को आगे मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मेन बात देखने की है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन वर्ड क्या आ रहा है, मेन वर्ड आ रहा है ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। अब यहाँ देखें तो ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेटेरोट्रोपिक क्या होता है। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, ऑटो, यहाँ ऑटो से मतलब समझ स्वयं, मतलब सेल्फ, मतलब कि जो ये प्लांट सेल होती है वो अपना फूड स्वयं बनाती है, मतलब अपने अंदर ही फूड बनाती है और अपने अंदर ही उसको एब्जॉर्ब करती है। जबकि एनिमल सेल क्या है, हेटेरो, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाता, मतलब जबकि प्लांट सेल अपना फूड खुद, जैसे आपने सुना है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ये अपने सेल पे डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अब अपनी अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहना चाहती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपने कल पढ़ा था प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल, उनमें डिफरेंस भी पढ़े थे कि प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, यूकैरियोट सेल क्या होती है। तो अपने यहाँ मेन चीज देखते हैं प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। तो प्रोकैरियोट सेल हैव नो न्यूक्लियस, अपन ने कल पढ़ा था कि प्रोकैरियोट सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और अपने यूकैरियोट सेल में पढ़ा था न्यूक्लियस होता है। अब प्रोकैरियोट सेल में देखें, इंस्टेटेड सम प्रोकैरियोटिक सच ए बैक्टीरिया हैव ए रीजन विद इन द सेल हर द जेनेटिक मटेरियल्स फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब कि जो ये जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा है प्रोकैरियोट सेल में, जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, फ्रीली सस्पेंडेड होता है, मतलब कि जो इसमें साइटोप्लाज्म में होता है और जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होते हैं, ये आपस में घुले हुए रहते हैं, मतलब मिक्स रहते हैं। जो साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल वो आपस में मिक्स रहते हैं। जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब कि जो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो आपस में मिक्स में रहते हैं। ये दोनों आपस में मिक्स में, जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल वो होते हैं जो आनुवांशिक, मतलब कि जो अपन को अपने माता पिता या पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में अपन ने कल भी पढ़ा था कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किस किस में होता है, किस किस में नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़िए यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का क्या बाय ट्रू न्यूक्लियस, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन में क्लोज रहता है। अपन ये कल डायग्राम देखा था कि अब देखिए इसमें यूकैरियोटिक सेल में जो ये न्यूक्लियस है वो इस न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन के क्या है, उसमें कवर किया हुआ है। जबकि इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, मतलब ये कवर क्यों नहीं है, ये एक तरीके से पैक नहीं है, ये ओपनली है। जो साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, क्या साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आपस में मिक्स में रहते हैं। जबकि इसमें जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है वो अलग अलग है, मतलब ये मेम्ब्रेन में कवर किए हुए हैं, ठीक है। न्यूक्लियर इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। एंड द फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और क्या करते हैं, लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण है, जैसे कि प्रोटोजोआ हुआ, फंगाई हुआ, प्लांट्स में हुआ, एंड एनिमल ऑल हैव यूकैरियोटिक सेल। और जो जितने भी एनिमल्स हैं वो किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है अपन को। अब नेक्स्ट स्लाइड अपन मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने कल सेल के बारे में पढ़ लिया, अब आज अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे होता है, क्या है, जो अपना इस चैप्टर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है एक प्रकार का कमांड सेंटर है, मतलब इसको अपन अपनी सेल का क्या बोल सकते हैं, इसको अपन ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल किसका होता है, अपने ब्रेन का, वैसे ही सेल पे किसका कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस क्या है, कैसे है, क्या है, वो अपन यहाँ देखते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, सेंडिंग डायरेक्शन टू द सेल टू ग्रो, मतलब सेल को डायरेक्शन देता है उसको ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए, डिवाइड होने के लिए और मरने के लिए। अब आपको पता है कि आरबीसी की डेथ कितने दिन में हो जाती है, 120 डेज में। तो वो सेल की डेथ होती है वो कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल विच हाउस डीएनए। अब जो इस न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, क्या जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। अब आपको पता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। अब देखिए यहाँ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म दे रखी है। इज हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब को ये हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत, मतलब
कि अपन को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर मिलते आ रहे, लक्षण मिलते आ रहे, वो वंश टू वंश मिलते आ रहे हैं। मतलब वंश अपनी जो पुरानी पीढ़ी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उनको क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। समटाइम काल, अब इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? ब्रेन भी ब्रेन ऑफ सेल, मतलब सेल का क्या बोल सकते हैं? इसको ब्रेन बोलते हैं, या सेल का क्या बोल सकते हैं अपन? इसको सीपीयू भी कह सकते हैं, ठीक है। सेल का सीपीयू क्या है? न्यूक्लियस, और सेल का ब्रेन भी क्या है? न्यूक्लियस। तो अपन को यहाँ समझने की बात यह है मेन कि सेल का ब्रेन क्या है? ब्रेन ऑफ सेल क्या है? न्यूक्लियस। और सीपीयू क्या है? वो भी न्यूक्लियस है। और अब कमांड कौन देता है सेल को? न्यूक्लियस। कमांड सेंटर भी क्या है? न्यूक्लियस है। ये तीन चीज मेन अपन को यहाँ पे ध्यान रखने की है। और जो इसमें एक मेन चीज है कि जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है न्यूक्लियस में? जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अपन अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? सराउंडेड रहता है किससे? मेम्ब्रेन से। किससे? मेम्ब्रेन से क्या रहता है? सराउंडेड। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर एनविलेव। न्यूक्लियर एनविलेव का मतलब उसको कवर किए हुए, एनविलेव मतलब कवर किया, जो ये न्यूक्लियस को कवर किए रहती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच प्रोटेक्ट्स द डीएनए एंड सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। मतलब ये किसको प्रोटेक्ट करता है? डीएनए को। और सेपरेट किसको करता है? न्यूक्लियस को, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल, मतलब सेल को रेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यूक्लियस ये हो गया। अब नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अब अपन को पता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मतलब आनुवांशिक, आनुवांशिक मतलब जो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब कि जो भी अपन को मटेरियल मतलब लक्षण या कैरेक्टर मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? अपने पेरेंट्स से, ठीक है। यहाँ पढ़िए, जेनेटिक मटेरियल्स इज द हेरिडिटरी सबस्टांस। हेरिडिटरी मतलब अपने अभी पढ़ा था, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत, मतलब कि अपने वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका कहने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपन को कैरेक्टर मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल से, जो किसके अंदर होता है? सेल के अंदर, ठीक है। इट कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है, जो भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करता है? कैरी करता है। इट इज नाउ ए डीएनए, अपने पढ़ा था डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब राइबोसोम, राइबो, अपने वहां राइबोसोम के बारे में पढ़ा था सेल में। राइबोसोम जो क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, जो अपन आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स सच ए बैक्टीरिया कंटेन्स डीएनए, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोट्स का, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया ऑफ डीएनए। इन यूकेरियोट्स सच ए प्लांट्स एंड एनिमल, डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, मतलब डीएनए को किसमें खोजा गया? न्यूक्लियस में। अब अपन को, अब अपन यहाँ समझे ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है? कवर रहता है। अब इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ क्या होते हैं? जीन, जो अपने पढ़े जीन क्या होते हैं? जो अपने कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब जीन के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड। अब डबल स्ट्रैंड का मतलब कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये जो दो लेयर है, एक ए और एक ए, मतलब ये डबल स्ट्रैंड होता है। जबकि जो आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब एक ऐसी लेयर, ठीक है, ओनली एक स्ट्रैंड होता है। तो अपन को मेन यहाँ क्या ध्यान रखना है कि सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर किया होता है, जो जिसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन, जीन के अंदर क्या होते हैं? डीएनए, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डीएनए। अब अपन यहाँ पढ़ते हैं डीएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए की डिस्कवरी किसने की? तो अब पहले पढ़ते हैं डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी मटेरियल। अपन ने पढ़ा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी
जो भी लक्षण अपने कैरेक्टर उनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब जो डीएनए वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स, डीएनए में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग। अपने पढ़ा था कैरिंग ट्रांसमिट हेरिडिटरी मटेरियल्स, जो वंशानुगत जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करने में। इसे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब अपन यहाँ देखें, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, मतलब कि माता पिता से अपने बच्चों में जो कैरेक्टर जा रहे हैं वो अपन ने देखते हैं। अपन जब घर में छोटा बच्चा होता है किसी के, तो अपन बोलते हैं कि ये तो इसकी शक्ल तो अपनी मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, इसकी आंखें तो दादा पे गई है, नानी पे गई है। वो किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से। डीएनए की वजह से क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं ना अपने, वो अपने किस में आते हैं, चिल्ड्रंस में, ठीक है ना। अपन देखते हैं बड़े होने के बाद बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे तो जो कैरेक्टर, जो लक्षण है वो किसके जैसे हैं, मम्मी के जैसे हैं, पापा के जैसे हैं, नाना के जैसे हैं, ठीक है। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स वाज लेटर डिस्कवर्ड, मतलब कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीएनए, जिसकी खोज किसने की थी, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। मतलब डीएनए को डिस्कवर किसने किया था, डीएनए को डिस्कवर किसने किया था, वॉटसन और क्रिक ने। अब यहां देख रहे हो कि डीएनए क्या है, डबल लेयर है, ठीक है। क्या है, डबल लेयर, मतलब डबल स्ट्रेन है। डीएनए क्या है यहाँ पे, डबल स्ट्रेन। यहाँ पे 2 स्ट्रेन दिख रही है, एक ये अपन को, एक ये, ठीक है। अब ये जो बीच में आप देख रहे हो ये क्या है, ये जो थाइमीन है, यूरिसिल है, वो है, ठीक है, जो अपन आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था डबल हेलिक्स, मतलब डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स इज ए इलस्ट्रेटेड द फिगर अबाउ, इट इज द न्यूक्लिक एसिड, किस किस का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का, एंड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। अब यहाँ अपन डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं कि डीएनए क्या है। अब डीएनए की जो स्ट्रेन बनी होती है वो किसकी बनी होती है, जो ये डबल स्ट्रेन होती है, जो डबल हेलिक्स होता है वो किसका बना होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, किसका बना होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि जो ये पेयर होते हैं वो, इनको क्या बोलते हैं, जो ये पेयर है इनको क्या बोलते हैं, बेस पेयर, ठीक है। अब इसमें 4 नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, जो ये डीएनए है डबल हेलिक्स, इसमें क्या होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेसेज होते हैं। कौन कौन से, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और एडेनिन। और जो यूरेसिल है वो किस में पाया जाता है, आरएनए, आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल, किसकी जगह, थाइमीन की जगह, ठीक है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मेन चीज क्या रखनी है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, ये देखो, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और एडेनिन, ठीक है। डीएनए की जो डबल हेलिक्स है वो किसकी बनी होती है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन की। तो अपन को यहाँ मेन चीज क्या रखनी है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन की डीएनए की हेलिक्स बनी होती है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन। और डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स। ये जो मेन चीज है वो 6th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 9th क्लास वाले बच्चे इन चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले, ताकि उनके आगे भी काम आएगी ये, ठीक है। तो अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आरएनए। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आरएनए क्या होता है, आरएनए अपने पढ़ा था सिंगल स्ट्रैंड होता है, क्या होता है, सिंगल हेलिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आरएनए। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या करे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब अपन देखिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो राइबोसोम भी करता है। अब यहाँ आपने अगर आरएनए फुल फॉर्म ध्यान से देखी होगी तो राइबो, मतलब ये किससे मिलकर बना होता है आरएनए, राइबोसोम से। तो राइबोसोम क्या करता है, क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है, अपन ने सेल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो अब यही देखिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब आरएनए का क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है।
दिस न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, मतलब कि जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें वो क्या काम करता है, न्यू सेल का क्या काम करता है, प्रोडक्शन करने में काम करता है। किसमें, ह्यूमन बॉडी में। इट इज यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स, किसको यूज करता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने उनको। आरएनए रिस्पॉन्सिबल द सेम एज द डीएनए, द ओनली डिफरेंस ब्रिंग दैट हैज ए सिंगल, मतलब जो आरएनए और डीएनए है वो क्या काम करते हैं, वो सेम काम करते हैं। उनके क्या है, फंक्शन तो लगभग सेम है, बस उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, जो डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिक्स, क्या है, डबल हेलिक्स, क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स, जबकि जो आरएनए है वो क्या है, सिंगल हेलिक्स। अब यहाँ देखिए जो आरएनए का डायग्राम है ओनली सिंगल हेलिक्स दिया गया, ना कि जबकि डीएनए का अपन कैसा दिया था, ऐसा डबल हेलिक्स, ठीक है। अब आरएनए 3 days to 5 days होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, एडेनिन, अब थायमिन की जगह यहाँ क्या आ गया, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, मतलब कि डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या आता है, थायमिन, जबकि आरएनए में क्या आता है, यूरेसिल थायमिन की जगह, ठीक है। ये मेन चीज ध्यान रखनी है कि डीएनए में थायमिन की जगह, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। अब अपने वहां पढ़ा था कि ये किससे बने होते हैं, ओनली सिंगल राइबोसोम शुगर मॉलिक्यूल्स, वहां डबल राइबोसोम शुगर मॉलिक्यूल से बने थे, जबकि यहाँ सिंगल राइबोसोम शुगर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, मतलब डीएनए में क्या क्या होता है, आरएनए में क्या क्या होता है, जो अपने अभी थोड़ी देर पहले देखे भी हैं, तो अपन यहाँ अच्छे से और समझ लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म अपने देखे थे क्या, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए क्या लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, मतलब कि जो सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये इसको कहाँ देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस एंड इज इन द राइबोसोम। अब अपने पढ़ा था यूकेरियोटिक प्रोटीन, अब उनमें पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ दे इट हैज टू डिऑक्सी राइबोज, मतलब कि ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, जबकि इट हैज राइबोज मतलब ये सिंगल हेलिक्स होता है। कहने का मतलब यहाँ पे कि ये सिंगल हेलिक्स होता है। द फंक्शन ऑफ डीएनए इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि डीएनए का क्या काम है, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करना, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अपने कैरेक्टर है, लक्षण है, माता पिता से जो अपन को लक्षण मिले, अब अपने लक्षण अपने बच्चों को जाएंगे, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को क्या करना, ट्रांसफर करना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को भेजना, ठीक है। आरएनए इज क्रिटिकल फॉर ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कोड दैट इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन क्रिएशन, मतलब ये क्या काम करता है, प्रोटीन क्रिएशन का काम करता है, ठीक है। अपने पढ़ा है डीएनए जो डबल स्टैंड होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज आउन, मतलब जो डीएनए वो अपना रेप्लिकेशन क्या करता है, स्वयं ही करता है, मतलब कि किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, यह अपना जो रेप्लिकेशन है डबल स्टैंड है वो क्या स्वयं ही करता है। आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट इट्स आउन, मतलब कि आरएनए क्या है जो अपना रेप्लिकेट है वो क्या स्वयं नहीं करता, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, जबकि डीएनए खुद ही कर लेता अपना, ठीक है। द बेस पेयरिंग, अब मेन बात है यहाँ बच्चों ध्यान रखने की 9th क्लास वालों की, मेन चीज तुमको डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस में मेन चीज क्या याद करनी है, तो अपन को मेन चीज यहाँ याद रखनी की जो ग्वानिन है वो पेयर किसके साथ रहता है, साइटोसिन के साथ, और जो एडेनिन है वो किसके साथ पेयर रहता है, थायमिन के साथ। जबकि अपन को आरएनए में मेन चीज क्या ध्यान है, ग्वानिन तो पेयर रहेगा साइटोसिन के साथ ही, लेकिन जो वो एडेनिन है वो किसके साथ रहेगा, यूरेसिल के साथ, मतलब कि यहाँ डीएनए में क्या आया था, थायमिन, जबकि आरएनए में क्या आ रहा है, यूरेसिल। तो मेन चीज यहाँ ध्यान रखने की आरएनए में थायमिन की जगह क्या आ रहा है, यूरेसिल। तो अपन को मेन चीज ये याद रखनी है जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है आरएनए में, और एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ जुड़ा रहता है आरएनए, जबकि डीएनए में ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ ही जुड़ा रहेगा, लेकिन एडेनिन किसके साथ जुड़ा रहेगा, थायमिन के साथ, ठीक है। अपना अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ डिफरेंस देखते हैं आरएनए और डीएनए में। अब देखिए आरएनए क्या है, आरएनए यहाँ पे क्या है, आरएनए क्या है यहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए क्या है यहाँ पे, सिंगल
स्ट्रैंड, ठीक है। एक मिनट बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड क्या थी, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, ठीक है। तो ये आरएनए यहाँ पे क्या है, ये जो ये आरएनए है वो यहाँ क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब सिंगल हेलिक्स है, ठीक है। जबकि डीएनए वो क्या है, देखिए डबल हेलिक्स है, क्या है, डबल हेलिक्स, ठीक है। अब देखिए साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है और यूरेसिल है, मतलब आरएनए में यहाँ अपन डीएनए पढ़ेंगे तो क्या आएगा, थायमीन। अब देखिए डीएनए में देखें तो क्या है, साइटोसिन वो का वो है, ग्वानिन है, एडेनिन है, और यहाँ क्या है, यूरेसिल की जगह है थायमीन, ठीक है, क्या है, थायमीन। अब मेन चीज ये याद रखनी है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या बोलते हैं, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कल की तरह कि जो अपने आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अपन ये जो कुछ क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बच्चों, ताकि अपने जो मेन एग्जाम है उनमें भी काम आएंगे आपके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अपन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ क्या आ गया, स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेन चीज लाइन ध्यान रखनी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, अपने कल सेल में पढ़ा थी, सेल इज बेसिक एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखिए टिश्यू, टिश्यू नहीं होगा, ऑर्गन, ऑर्गन वैसे नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो अपने यहाँ आंसर क्या आएगा, सेल। तो अपना यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, सेल, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन, जो न्यूक्लियस है वो सेल के कौन से कंटेंट से बना होता है, साइटोप्लाज्म से बना होता है क्या बच्चों, बताओ जरा। साइटोप्लाज्म से नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन से नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, अपने पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि न्यूक्लियस के, थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो अपन अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू, मतलब न्यूक्लियस का पहला फंक्शन क्या है, सिंथेसिस प्रोटीन करना, एंड स्टोर एनर्जी करना, कंट्रोल सेल एक्टिविटी करना है, या प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना। बताओ बच्चों इनमें से कौन सा आएगा, सिंथेसिस प्रोटीन करना, स्टोर एनर्जी करना, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज करना, या प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना। न्यूक्लियस का क्या काम है, एनर्जी को स्टोर करना, सिंथेसिस प्रोटीन करना, कंट्रोल सेल एक्टिविटी करना, या प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना। क्या फंक्शन है पहला, तो यहाँ अपन देखते हैं कि एनर्जी को स्टोर न्यूक्लियस थोड़ी करता है, नहीं, कंट्रोल सेल एक्टिविटी, जो सेल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है क्या, और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता। सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। तो मेन आंसर क्या आएगा, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब कि जो ये दिए गए हैं इनमें से न्यूक्लियस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या गोल्जी एपरेटस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती है न्यूक्लियस के चारों। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस अपने क्या पढ़ा था, सेल में। अब यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, गोल्जी एपरेटस क्या होता है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, पाउच बनाना, उसकी पैकेजिंग करना, गोल्जी एपरेटस का क्या था, काम था। फिर आगे ये किसको भेजता है, लाइसोसोम को, ताकि वो इसको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ क्या कह रहा है, अपने कल पढ़ा था राइबोसोम का प्रोडक्शन कौन करता है, अब यहाँ क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम का प्रोडक्शन कौन करता है, न्यूक्लियस नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता, और गोल्जी एपरेटस नहीं करता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करती। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, अपन देखिए न्यूक्लियस। अब इसमें क्या पूछा है, प्रोडक्शन पूछा है राइबोसोम का, राइबोसोम का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस में सभी कंफ्यूज होंगे क्या, कि न्यूक्लियस है वो भी राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER,
उसके ऊपर भी राइबोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ मेन चीज ध्यान रखने की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं। यहाँ क्या पूछा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या आएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सेल कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब कि कौन से टाइप है सेल का जो डिफाइन करता है न्यूक्लियस को? प्रोकैरियोटिक सेल करती है, या यूकेरियोटिक सेल करती है, प्लांट सेल करती है, बैक्टीरियल सेल करते हैं? विच टाइप ऑफ सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है या यूकेरियोट्स में होता है? अपने पढ़ा था प्लांट सेल, प्लांट सेल में नहीं होता, बैक्टीरिया सेल नहीं होता। विच टाइप ऑफ सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकेरियोट्स में होता है। तो यहाँ अपना आंसर क्या जाएगा? यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। इनमें से रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब जो सबस्टांस है वो मूवमेंट करते हैं सेल में अंदर और बाहर। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ द सेल, मतलब जो सेल को सपोर्ट प्रदान करता है। फैसिलिटिंग सेल कम्युनिकेशन और सिंथेसिस प्रोटीन, मतलब इनमें से कौन सा फंक्शन किसका नहीं है सेल में? रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब रेगुलेट करता है किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने और बाहर जाने से, तो ये सही है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ द सेल, सेल को सपोर्ट करता है किसके? स्ट्रक्चर बने जो। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये जो सेल है इसके जो आउटर कवरिंग है वो ही क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जो क्या कर रही है? सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो ये भी सही है। फैसिलिटिंग सेल कम्युनिकेशन, मतलब कि क्या करता है? सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सही है। सिंथेसिस प्रोटीन्स, अब ये गलत है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सिंथेसिस प्रोटीन। अब प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या? राइबोसोम। किसमें होता है? आरएनए। ठीक है, तो अपन को ये बात यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसका आंसर रहेगा सिंथेसिस प्रोटीन्स। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फ्रॉम एटीपी। अपन ने कल ही पढ़ा था एटीपी। एटीपी किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? क्या बोला था? पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल का शक्ति ग्रह, मतलब सेल को एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब तो अपनी आंसर में दे दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होगा। गोल्जी एपरेटस, ये तो पैकेजिंग का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट, ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, प्रोसेस में क्या होता है? काम होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जनरेटिंग एनर्जी इन एटीपी। एटीपी में क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जेनेटिक मेटेरियल इन द न्यूक्लियस इज प्राइमरली कंपोज ऑफ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन से कंपोज होते हैं? किसमें? न्यूक्लियस में। प्रोटीन होते हैं क्या? लिपिड होते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं? द जेनेटिक मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस इन प्राइमरली कंपोज ऑफ, जेनेटिक मटेरियल्स कौन से थे? अब किस में होते हैं? प्रोटीन्स में होते हैं क्या जेनेटिक मटेरियल्स कंपोज ऑफ? नहीं। लिपिड्स में नहीं, और कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं। तो आंसर क्या जाएगा अपना? न्यूक्लिक एसिड। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना अपन को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डीएनए, मतलब कि ये जो दिया गया है उसमें से डीएनए के लिए सही क्या है? अब इसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है? नहीं। सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है? आरएनए। आरएनए क्या था? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन्स द शुगर राइबोसोम, अब क्या है? यहाँ शुगर राइबोसोम होता है? होता है। इट इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? नहीं। इट फंक्शंस एक कैटलिस्ट इन सेल्यूलर रिएक्शन? नहीं। तो अपना यहाँ आंसर क्या जाएगा? इट कंटेन द शुगर राइबोसोम। अपना राइट आंसर रहेगा इट कंटेन द शुगर राइबोस। ठीक है, तो अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आरएनए स्टैंड फॉर, आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होता है, या रेटिकुलर न्यूक्लिक। अपन अपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था क्या? आरएनए। आरएनए क्या था? आरएनए क्या था? आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आरएनए की फुल फॉर्म क्या थी? राइबोन्यूक्लिक एसिड।
क्या था राइबोन्यूक्लिक आरएनए सिंगल स्ट्रैंड था, तो अपन को यहाँ पे क्या पूछा है, सिंगल हेलिक्स था ना, तो अपन को यहाँ पे क्या आरएनए स्ट्रैंड, अब इसमें क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइट आंसर क्या जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेसेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, मतलब कि नाइट्रोजिनस बेसेस के आधार पे, क्या नाइट्रोजिनस बेसेस के आधार पे अपन को फाउंड डीएनए है वो नहीं है, क्या थायमिन नहीं है, साइटोसिन नहीं है, यूरेसिल नहीं है, एडेनिन नहीं है। अपने डीएनए में क्या नहीं है नाइट्रोजिनस बेसेस, आपने पढ़े थे भी नाइट्रोजन बेसेस, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, और एक कौन सा था साइटोसिन। अब इनमें से डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, एडेनिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है और साइटोसिन, जबकि यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल किस में होता है आरएनए में, किस में होता है आरएनए। तो अपन यहाँ देखिए थायमिन डीएनए में होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, जबकि यूरेसिल नहीं होता। अब यूरेसिल किस में होता है, यूरेसिल किस में होता है आरएनए में, तो यहाँ अपना आंसर क्या जाएगा यूरेसिल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द शुगर कंपोनेंट ऑफ आरएनए इज, शुगर कंपोनेंट आरएनए का शुगर कंपोनेंट क्या है, राइबोज है, डिऑक्सी राइबोज है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। अब बताओ आरएनए की फुल फॉर्म क्या थी, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या थी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब राइबोज आरएनए में होता है, डिऑक्सी डीएनए में होता है, ग्लूकोज का नहीं करता, फ्रक्टोज का भी नहीं करता, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा राइबोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स, मतलब सिंगल सेल में क्या होता है, सिंगल सेल में क्या होता है, सिंगल सेल में क्या डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल, मतलब दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कौन, अब ये देख रहे हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या है, बाइंडिंग। अब ये जो अपन ये माइटोसिस मियोसिस है वो अपने सेल डिवीजन में पढ़ेंगे आगे, सेल डिवीजन। तो अपन को मेन चीज यहाँ क्या बोल रहा है कि विच द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब जो सेल का डिवीजन होता है वो सिंगल सेल से, मतलब कि जो ये एक सेल है इसका डिवीजन हो गया, क्या हो गया डिवीजन हो गया। डिवीजन होने के बाद ये सेल किस में, दो सेल में बन जाती है ना। तो यहाँ ध्यान रखनी इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस या तो यहाँ ध्यान रखनी कि इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन हमारे, ये क्वेश्चन मेनली 9th क्लास वाले बच्चे ध्यान रखे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ सेल, अब अपन ने पढ़ा था सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ये तो अपने सेल के चैप्टर में पढ़ा, लुईस पॉस्चर ने तो नहीं की थी, एंटन ल्यूवेनोक ने तो बायोलॉजी के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था बायोलॉजी के बारे में, गिन मेंडल ने भी नहीं की थी। अब इसमें ग्रिगोर मेंडल ने क्या किया था, ग्रिगोर मेंडल ने जो जेनेटिक मटेरियल्स थे ना अपने, क्या थे जेनेटिक मटेरियल्स, उनके बारे में बताया था, किसने ग्रिगोर मेंडल ने। ठीक है, तो अपना यहाँ आंसर क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलते हैं, द टर्म सेल वाज कौन बाय, अब सेल की खोज किसने की थी, अब ये तो आपको ही पता किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, अब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखने की है, एंटोन वान ल्यूवेनोक, ल्यूवेनोक ने किसकी की थी, किसके बारे में बताया था, बायोलॉजी के बारे में, किसके बारे में बताया था बायोलॉजी में। और जो ग्रेगर मेंडल है, ग्रेगर मेंडल ने क्या बताया था, जो अपने जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में किसने बताया था, ग्रेगर मेंडल ने, कि जेनेटिक मटेरियल किस में होते हैं डीएनए में। अब जेनेटिक मटेरियल्स अपने बताए थे कि जो कैरेक्टर्स को, अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर करना, मतलब कि जो अपन में जो कैरेक्टर है वो अपने बच्चों में आएंगे थोड़े बहुत, जो अपन में कैरेक्टर वो अपने माता पिता से मिले, जो अपने माता पिता में उनको उनके माता पिता, मतलब कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं धीरे धीरे ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल थ्योरी स्टेट दैट, मतलब जो ये सेल थ्योरी वो किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये सेल थ्योरी के बारे में बोला है वो कौन कौन सा सही है। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल आर द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल अराइज फ्रॉम प्री, अपन ने पढ़ा था सेल की डेफिनेशन पढ़ी तब कि सेल की डेफिनेशन में क्या बोला गया था, जो आल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं, तो ये भी सही है। सेल आर द बेसिक यूनिट भी पढ़ा था अपने, स्ट्रक्चर एंड क्या फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी पढ़ा था, तो ये भी सही है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स, अपन ने ये दो जो अपन ने सेल में पढ़े थे दो मेन चीजें कि सेल के बारे में सेल थ्योरी दी थी, उसके नीचे अपने दो लाइन पढ़ी थी, तो उसमें एक ये था कि प्री एक्साइटिंग सेल, तो ये भी सही है। तो अपना यहाँ आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द न्यूक्लियस विद इन सेल, मतलब कि जो सेल थी उसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लियस को क्या किया, डिस्क्राइब, तो जेम्स वॉटसन नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। फ्रांसिस क्रिक वो भी नहीं था। रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था न्यूक्लियस को, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, जो डीएनए की स्ट्रक्चर वो किसने दी थी, अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी, किसने दी थी, रोसलिंड फ्रैंकलिन ने नहीं, लिनियस पॉलिंग ने ये भी नहीं, ठीक है। जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने, ये अपन ने पढ़ा था कि हाँ इन्हीं ने क्या दी थी, डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी, ठीक है। तो अपने अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अपन अपना अगला टॉपिक क्या करेंगे, कल शुरू करेंगे, तो अगला टॉपिक अपन कल इसी टाइम पे अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने YouTube चैनल को ज्वाइन करें। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो बच्चा वहाँ अपने डाउट क्लियर कर सकता है। और ही जल्दी आपके लिए एक ऑनलाइन बेस शुरू किया जा रहा है 1 जुलाई से, तो जिस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है वो हमारी अबेकस अकेडमी की साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें, एंड जो भी क्वायरी है वो पूछ सकता है, तो 1 जुलाई से अपना ऑनलाइन बेस ज्वाइन कर सकता है। और बाकी की डिटेल्स आप हमें दिए गए मोबाइल नंबर पे अबेकस अकेडमी के रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और हमने यहाँ वीकली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और ऑफलाइन मटेरियल भी आपको वीकली मिल सकता है। तो आप जल्द से जल्द अबेकस अकेडमी की या तो ईमेल पे जाइए या साइट पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind.